वो चले थे वजूद मिटाने हमारा, उन्हें उनकी औकात पता चल गई। तो नमस्कार। 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 ये हम सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं, ये देश के अलग अलग हिस्सों से हम लोग आते हैं। आज दिन है कितना? आज दिन है 4 जून। आज दिन है 4 जून, मंगलवार। और आज ही के दिन नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव 2024 के। कांग्रेस ने इस चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है और एक बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस की ये जीत से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक सम्मान है, ये आत्मसम्मान है जो कांग्रेस ने हासिल किया है। हम सबसे पहले बात करेंगे निकिता जी से। निकिता जी तेलंगाना से आती हैं, तो बताइए निकिता जी, ये इस पूरे चुनाव को आपने कैसे देखा? पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतना अच्छा कर पाएंगे। शायद मैं भी सभी लोगों की तरह ब्रेन वॉश हो गई थी मोदी मीडिया की वजह से, क्योंकि सारे जहाँ भी देखे मीडिया पे या एग्जिट पोल्स देखे, सब लोग यही बता रहे थे कि नहीं आ पाएगी इंडिया सरकार, नहीं आ पाएगी। लेकिन जब रिजल्ट्स देखा मैंने, बहुत खुशी हुई। इतनी खुशी हुई कि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। देखिए, ये बड़ी बात कह रही है निकिता जी। दरअसल मोदी मीडिया ने और बीजेपी के आईटी सेल ने एक ऐसा परसेप्शन बना दिया था, एक ऐसी धारणा बना दी थी जो हमको सत्य से बहुत दूर लेकर के जा रही थी। कम से कम बीजेपी के द्वारा बनाया गया जो नैरेटिव था वो इस चुनाव में टूटता हुआ दिखा। ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस की जीत से कहीं ज्यादा यह भी दिखाती है कि हमने सच बोलने की कीमत भी चुकाई है। यहाँ तमाम लोग ऐसे हैं जो सच बोलते रहे और उनको बीजेपी का आईटी सेल देशद्रोही बताता रहा, उनको हिंदू विरोधी बताता रहा। अब वो नतीजे आने के बाद वो सारे लोग शामिल। मुझे बहुत गर्व हो रही है, बहुत खुशी हो रही है ये नतीजे देखते हुए। क्यों? भाजपा ने क्या क्या नहीं किया इस चुनाव को जीतने के लिए। ईडीआई सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमिश्नर को हटाया। हाँ, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल चुप, तमाशा देखती रही। ये एमसीसी वायलेशन पे वायलेशन करते गए। हाँ, झूठ बोलते गए, सरासर झूठ, बेशर्मी झूठ। मंगलसूत्र छीनेंगे, कभी भैंस छीनेंगे, कभी वो छीनेंगे, नफरत फैलाए। हाँ, इलेक्शन ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को जेल में कर दिया उन्होंने, 2 मुख्यमंत्रियों को। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए चंदे पे धंधा किया, इतना सारा पैसा इकट्ठा किया। ऑपोजिशन से एटलीस्ट 20 गुना पैसा इन्होंने खर्च किया इस इलेक्शन में। मगर हाँ, इस इलेक्शन में चाहे डिजिटल एड्स हो उनके, हाँ, या टीवी एड्स हो, गोदी मीडिया, सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया पे इंटरव्यू के बाद ये पीआर स्टंट्स ऑर्केस्ट्रेट किए उन्होंने। फिर भी उनको अकेला 272 पार नहीं कर पाए। इतना सब कुछ करने के बाद का जो बीजेपी का नारा था, दैट्स गॉन फुस, पूरा गुब्बारा फूट गया। अपने आप खुद मेजॉरिटी नहीं ला पाई बीजेपी। अब देखो, इतना सारा गलत काम करने के बाद भी मुझे अपने देशवासियों पर, हमारे पार्टी पर बहुत ही गर्व महसूस हो रही है कि जनता जान गई है। आप एक बार उल्लू बना सकते हैं, 2 बार उल्लू बना सकते हैं, बार नहीं बना सकते। वेरी ट्रू। गोपाल तिवारी जी, आप बताएं, उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं और बाराबंकी हरदोई जिले से आप हैं, लखनऊ के बिल्कुल बगल में। जी देखो, ये पूरा चुनाव जो है, ये चुनाव सत्य और असत्य के बीच था। बिल्कुल, ये चुनाव स्वयं एक धर्म युद्ध था। एक तरफ धर्म था, एक तरफ अधर्म था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि पूरे देश से जो भी परिणाम आज आए हैं, हमारे लिए बिल्कुल भी अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि हम पहले से जानते थे कि जनता के दिल में क्या है, जनता के मन में क्या है, जनता क्या मैंडेट देने के लिए जा रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश ने जो अप्रत्याशित परिणाम दिए हैं, उसने जरूर हमको आश्चर्यचकित किया है और ये पुनः विश्वास दिलाया है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म को स्थापित करने के लिए न केवल नेता बल्कि उनके साथ उनकी जनता भी मुस्तैदी के साथ खड़ी होती है। और अमेठी और रायबरेली हम चुनाव जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ये तो हमारा विश्वास था।
लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पूरी तरीके से हम नाको चने चबा देंगे, पूरी तरीके से उनकी हाइट निकाल देंगे, उनका अहंकार, उनका गुरूर तोड़ देंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने साबित करके दिखाया। उदाहरण के तौर पर जब सुबह पहले चरण की जो है काउंटिंग शुरू हुई, इस देश का प्रधानमंत्री जो दुनिया में अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित कर चुका था, वो 1 घंटे तक तकरीबन 7,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी नैतिक हार है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मुझे लगता है कि मुझे देर नहीं लगती इस्तीफा देने में, इस्तीफा देकर के और अपनी हार स्वीकार कर लेता। आज अभी जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन 5 बजने वाले हैं, अभी भी वो 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। जबकि दूसरी ओर एक ऐसा नेता जिसने हिंदुस्तान में मोहब्बत को काबिज करने के लिए, प्रेम की बयार बहाने के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक पूरे देश को नाप दिया, जो कन्याकुमारी से जो है श्रीनगर तक चला 4081 किलोमीटर, उसके बाद में मणिपुर से मुंबई तक चला, उस नेता को इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से इसलिए भाग करके वायनाड चुनाव लड़ने के लिए गए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीत नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर कड़ा तमाचा है। राहुल गांधी 4 लाख से ज्यादा मतों से रायबरेली से चुनाव जीत चुके हैं। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के सबसे ईमानदार, सबसे जो है ईमानदार प्रत्याशी के रूप में उन्होंने केएल शर्मा को उतारा। सबसे छोटे कार्यकर्ता मैं कह सकता हूं जी, जो वहीं रहकर के जिन्होंने 40 साल सेवा की अमेठी और रायबरेली में, उन्होंने अमेठी में एक ऐसी महिला को हराया जिस महिला ने महिला होने के बीते 10 सालों में कोई जो है वो दिए नहीं, परिचय नहीं दिया कि वो भी एक महिला हो सकती है। सबसे बड़ी बात एक मैं और कह सकता हूं, अयोध्या भगवान राम बिल्कुल के साथ खिलवाड़ किया गया। और ये तो हम जब कहते थे तो हमको कह दिया जाता तुम तो कांग्रेसी हो, तुम तो राम विरोधी हो, तुम तो धर्म विरोधी हो, सनातन विरोधी हो। भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ, अर्ध निर्मित मंदिर में जबरदस्ती इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के शंकराचार्यों का अपमान किया, तमाम साधु संतों का अपमान किया, सबको एक सिरे से जो है दर्शक बना करके बैठा दिया। 15 मिनट में भगवान राम की पूजा की गई और 45 मिनट नरेंद्र मोदी का भाषण दिया गया। ये इतना बड़ा भगवान राम का अपमान था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन मुझे विश्वास था मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम पर, मुझे, क्योंकि वो न्याय के ईश्वर हैं और उन्होंने न्याय के लिए ही तमाम यात्राएं की हैं। और भगवान राम ये जानते थे कि ये लोग कितने बड़े पाखंडी हैं, कितने बड़े विरोधी हैं, धर्म विरोधी। और इसीलिए अयोध्या में जो इनका प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था, भगवान राम ने अपनी चौखट से खदेड़ करके उसको भगा दिया। दूसरी बड़ी बात, जो राम मंदिर समिति के जो अध्यक्ष थे नरेंद्र मिश्रा जी, उनका बेटा भी पूरी तरीके से चुनाव हार गया। ये नरेंद्र मोदी की हार है सबसे बड़ी। श्रावस्ती सीट से साकेत मिश्रा चुनाव हार चुके हैं, वो नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। अयोध्या से अमेठी, आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट करिए तो आप पाएंगे कि स्मृति ईरानी की पूरी जो राजनीतिक पूंजी थी वह सिर्फ राहुल गांधी का विरोध था। और आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस ने एक किशोरी लाल शर्मा को खड़ा किया, जो कांग्रेस के बेहद ही साधारण कार्यकर्ता रहे, गांधी परिवार के नजदीक रहे, लेकिन कभी भी वह लाइमलाइट में नहीं आए, कभी भी वह मीडिया में नहीं आए। उनको उन्होंने खड़ा किया और आज देखिए उन्होंने स्मृति ईरानी को हरा दिया है ये चुनाव। दूसरी चीज कि लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारा है, लल्लू सिंह चुनाव हारे हैं। जी नहीं, अयोध्या में नरेंद्र मोदी चुनाव हारे हैं। आपको इस तरीके से देखने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में जो 400 पार का हुआ खड़ा किया गया और नरेंद्र मोदी के चेहरे को बहुत बड़ा बताया गया। जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हार हुई है वह उनकी हार नहीं है, वह नरेंद्र मोदी की हार हुई है। और यह बात सीना ठोक करके हर एक भाजपा के कार्यकर्ता को कहनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी आप हमारी सीट से हारे हैं। हमारे साथ आस्था है, ये बाराबंकी की रहने वाली हैं और लखनऊ से इनका ताल्लुक है। बताएं आस्था, आप अभी नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे थे। आपको याद होगा कि जितनी भी बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है हमेशा उसको मोदी जी की जीत बताया जाता है, ठीक है। तो आज जब हार रही है भारतीय जनता पार्टी, आज जब अयोध्या में हारी, तो उसको नरेंद्र मोदी जी की ही हार कहना चाहिए। ये इसमें कोई भी दो राय होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हम लोगों ने राम जी की बहुत बात करी, तो आपको पता होगा ना कि मतलब कहते हैं ना कि राम जी ने सालों साल तपस्या करी, 14 साल वन वो घूमे, है ना। और आपने देखा होगा कि इस देश में एक ऐसा नेता है कि जिसने इस देश को मोहब्बत के धागे से, भाईचारे के धागे से बांधने के लिए वैसे ही पैदल यात्रा करी, जंगल सारे रास्ते काटे उस व्यक्ति ने। और आज वो जिस मुकाम पे है, मैं मतलब भावुक हो जाती हूँ इस चीज को कहने के लिए कि आज ये जो नतीजे आए हैं,
मैं समझती हूँ कि कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ साथ राहुल गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है ना? इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी बात में बात जोड़ना चाहता हूं। अब आप इस चुनाव में जो प्रत्याशी हार रहे हैं और जो प्रत्याशी जीत रहे हैं, आप थोड़ा उनके मायने को समझिए। लखीमपुर से नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी मंत्री, गृह राज्य मंत्री हैं जो अजय मिश्रा टेनी चुनाव हारे। अजय मिश्रा टेनी कौन है? टेनी जिनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, अजय किसानों के हत्या। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी ने मतलब चलते हुए, जो अनजान थे बिल्कुल कि हमारे पीछे कोई गाड़ी भी आ रही, इनके बेटे ने गाड़ी के नीचे किसानों को रौंद दिया। एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। वो चुनाव बुरी तरीके से हार गए। कर्नाटक में प्रधानमंत्री छाती ठोक करके जिनके लिए वोट मांगने गए थे, प्रज्वल रेवन्ना, कि आप प्रज्वल रेवन्ना को वोट मत देना, आप मुझे वोट देना। सोच लेना कि मैं ही प्रज्वल रेवन्ना हूं। और ये प्रज्वल रेवन्ना कौन थे आपने देखा होगा। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व की महिलाओं ने प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर थू थू किया। इतना बाहियात, इतना घटिया, इतने निचले स्तर का गिरा हुआ आदमी ब्रह्मांड में होना भी नहीं चाहिए। यह है कि मैं ये ब्रह्मांड का ही दुर्भाग्य मानता हूँ। वो भी चुनाव हार गया। और एक सवाल उठना चाहिए कि किसकी शय पर आखिर वो इस देश से बाहर भाग गया और आज तक बरामद नहीं किया गया। तो आप देखिए, बलात्कारी चुनाव हारे हैं भारतीय जनता पार्टी से, हत्यारे चुनाव हार रहे हैं, किसानों के हत्यारे चुनाव हार रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी से चुनाव कौन जीत रहा है? कांग्रेस पार्टी से बेहद ही सरल, कभी लाइमलाइट में रहने वाले कार्यकर्ताओं को जब उतार दिया जाता है तो वहां की जनता उन्हें विश्वास दिलाकर के उनका रात तलक करके दिल्ली की ओर रवाना कर देती है। नरेंद्र मोदी को यह देखना चाहिए और अपना झोला झंडा पैक करके जो है भेजा है वापस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था कि आपने, क्योंकि आपको हरा दिया है इलेक्शन में, तो आपको टॉर्चर करते थे, मोरल हमारा डाउन करने की कोशिश करते थे। हमारे देश की जनता ने हमारा सम्मान वापस लौटाते थे, थूकते थे, मारते थे, पीटते थे, हमारे लीडर्स को क्या क्या बोलते थे। राहुल जी को पप्पू बोलते थे, ये बोलते थे, वो बोलते थे। आलू बॉयल हो रहे अभी। तो शायद मुझे लगता है इसीलिए वो एक बात कही जाती है कि सत्य परेशान बहुत होता है, सत्य की परीक्षाएं बहुत होती हैं, कर्मों का फल लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। और असत्य की तो पराकाष्ठा नरेंद्र मोदी जी है। एक बात बताइए, मेरे मन में ये पता नहीं क्यों आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जो बार बार एक अकेला की बात करते थे, 56 इंच की छाती ठोंकते थे, लाल आंखें दिखाते थे, क्या वो अब इस तरीके से आपको बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। मंडन किया गया था ना उनकी इमेज का, वो पहले भी थी नहीं वैसी, जस्ट बिकॉज वो पीआर के थ्रू और गोदी मीडिया के थ्रू उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती थी। एक नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर लगा के भाषण देते, एक भाषण नहीं ढंग से दिया जा सकता उनसे, है ना। अच्छा, आप वो इमेज वो अपनी दिखाई नहीं पाएंगे जनता के सामने। मुझे ज्यादा चिंता इस चीज की नहीं है कि कांग्रेस को या विपक्षियों को दिखा पाएंगे। मुझे ज्यादा चिंता इस चीज की, मुझे ज्यादा चिंता इस चीज की। आप बताइए, 56 इंच की छाती बेसिकली शहर में इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है, गांव में कहते हैं लोग 56। कहीं लड़ाई झगड़ा होता है दो के बीच में तो तीसरा घुस करके लड़ाई को शांत कराता है, उसको कहते हैं भाई ये 56 इंच की छाती का है। 56 इंच की छाती का कौन? मणिपुर जैसे राज्य, हिंदुस्तान की मणि कहा जाता है, मणिपुर जैसे राज्य में इतनी विभत्स घटनाएं हो गई, लाखों लोग मार दिए गए, घर जला दिए गए। नरेंद्र मोदी वहां जाने की तो छोड़ो, उनके मुंह से मां नहीं निकल पाया। लेकिन राहुल गांधी गए नहीं, उन्होंने 56 इंच की छाती को ठोक करके उनके बीच जाकर के राहत शिविरों में गए, उनसे बात की और मणिपुर की जनता ने आशीर्वाद भी दिया। दोनों सीटें कांग्रेस जीत रही है, उसको आशीर्वाद ही समझिए आप। दोनों सीटें जीते हैं। आप समझिए इस बात को। एक चीज बहुत साधारण तरीके से सोचने की जरूरत है कि अगर नरेंद्र मोदी मणिपुर चले जाते तो उनका क्या चला जाता? क्या चला जाता नरेंद्र मोदी का? उनका सम्मान ही बढ़ता। लोग कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री आया है हमारे बीच में। इस चर्चा के पहले हम कांग्रेस हेडक्वार्टर से ही यहाँ पर आए हैं और वहाँ पर किसी ने मुझसे कहा कि वो चले थे वजूद मिटाने हमारा, उन्हें उनकी औकात पता चल गई। इसी लाइन के साथ हम अपनी ये चर्चा खत्म करेंगे और एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो सियावर रामचंद्र की जय।